हाय स्टूडेंट, आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड के अंतर्गत आधुनिक भौतिकी के लास्ट चैप्टर में ग्राह्य संकेतन की एक्सेप्टेंस कोण के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है एक्सेप्टेंस कोण? यदि ग्राह्य कोण θ0 को कोर अक्ष के परितः घुमाया जाए तब चित्र 7.21 के अनुसार एक शंकु बनता है। इसे ग्राह्य शंकु कहते हैं। ये वाला जो शंकु आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला कोण, ये कोण क्या बनता है? ग्राह्य शंकु कहते हैं इसे। तो शंकु के शीर्ष पर बना कोण ग्राह्य शंकु कोण कहलाता है। मतलब ये वाला एंगल ग्राह्य कोण कहलाएगा, ग्राह्य शंकु कोण कहलाएगा। कोर अक्ष, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? ग्राह्य कोण। ओके, स्पष्ट ग्राह्य शंकु कोण θ0 का 2 गुना होता है, अर्थात ग्राह्य शंकु कोण θa = 2 θ0, θa = 2 sin इनवर्स √n1 to n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर अपॉन n0। ग्राह्य कोण θ0 को एक्सेप्टेंस कोण हाफ एंगल भी कहते हैं। तो ये हाफ एंगल हो जाएगा कोण का, चूँकि आपतित किरण वायु माध्यम से आती है, जिसके लिए n0 = 1 तथा माना साइन θ0 मैक्सिमम = θ0। तब समीकरण 7 से ग्राह्य कोण θ0 = साइन इनवर्स √n1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। एवं समीकरण 8 से ग्राह्य शंकु θa = 2 साइन इनवर्स √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। भिन्नात्मक अपवर्तनांक परिवर्तन, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा। तो कोर तथा क्लैडिंग के अपवर्तनांकों के भिन्नात्मक अंतर डेल्टा को भिन्नात्मक अपवर्तनांक परिवर्तन कहते हैं। इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं: थीटा डेल्टा = n1 - n2 अपॉन n1। इसका मान सदैव धनात्मक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए n1 n2 से बड़ा होता है। प्रकाशित किरणों को रेशे में आगे बढ़ाने के लिए थीटा << 1 होना चाहिए। यद्यपि व्यवहार में डेल्टा का मान लगभग 0.01 होता है। न्यूमेरिकल एपर्चर Na, आंकिक छिद्र। ग्राह्य कोण के ज्या मान को आंकिक छिद्र कहते हैं। इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। साइन वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल इज नॉन एज ए न्यूमेरिकल एपर्चर। n = sin θ0, n = √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। समीकरण 9 से n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर = n1 + n2 इंटू n1 माइनस n2। n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर = n1 + n2 अपॉन 2 इंटू n1 माइनस n2 अपॉन n1 इंटू 2n1। चूँकि n1 + n2 अपॉन 2 = n1 तथा n1 माइनस n2 अपॉन n1 = डेल्टा, अतः n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर = 2n1 स्क्वायर डेल्टा तो n = हो जाएगा n1 √2 डेल्टा। Na द्वारा रेशे की प्रकाश ग्रहण शक्ति की गणना की जाती है। यह प्रकाश की उस मात्रा का मात्रक है जो कि रेशा ग्रहण करता है। यदि Na का मान अधिक है तो इसका अर्थ है स्रोत से रेशा अधिक प्रकाश ग्रहण कर रहा है। बात करते हैं संख्या V नंबर क्या है? किसी प्रकाशिक रेशे से गुजरने वाले प्रकाश पथ के मोड्स nm की संख्या V संख्या के आधार पर निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। nm = 2π² r² अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, जहाँ लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मीटर में और r कोर का अर्धव्यास मीटर में और n1 n2 क्या है? कोर तथा क्लैडिंग के अपवर्तनांक है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश तरंग का संचरण सिग्नल मोड या मल्टी मोड्स में
सिंगल मोड या मल्टी मोड्स में हो सकता है। प्रकाशीय रेशों की विवेचना में प्रमुख पैरामीटर को वी संख्या कहते हैं। साधारणतः इसे रेशे की आवृत्ति कहते हैं। v = 2πr/λ √n1² - n2² n = √n1² - n2² तथा n = n1 √2 डेल्टा। अतः v = 2πr/λ na या v = 2πr/λ n1 × √2a। अतः प्रकाशिक रेशे के लिए अधिकतम मोड की संख्या nm = ½ v²। अतः v = 10 के लिए nm = 50। बीज < 2.405 के लिए प्रकाशिक रेशा सिंगल मोड फाइबर तथा बीज < 2.405 के लिए रेशा मल्टी मोड फाइबर होता है। v = 2.405 के संगत तरंग दैर्ध्य को स्तब्ध तरंग दैर्ध्य कट ऑफ वेवलेंथ λc कहते हैं। λc = λv/2.405। ऑप्टिकल फाइबर्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है उस पदार्थ के आधार पर जिनके द्वारा वे निर्मित हैं। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न पदार्थों के विभिन्न संयोजन इस प्रकार हैं: ग्लास कोर तथा ग्लास क्लैडिंग, ग्लास कोर एंड ग्लास क्लैडिंग, ग्लास कोर तथा प्लास्टिक क्लैडिंग, ग्लास कोर एंड प्लास्टिक क्लैडिंग। और तीसरा है प्लास्टिक कोर तथा प्लास्टिक क्लैडिंग। दूसरा आपका है प्रकाश संचरण के मोड तथा अपवर्तनांक के मोड के आधार पर। प्रकाश संचरण के मोड के आधार पर फाइबर को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है सिंगल मोड फाइबर यानी कि एकांक प्रकार के रेशे। दूसरा है मल्टी मोड फाइबर यानी कि बहु प्रकार के रेशे यानी कि मल्टी मोड फाइबर और MMF, इसको SMF बोलेंगे। अपवर्तनांक के आधार पर ये रेशे दो प्रकार के होते हैं: स्टेप इंडेक्स फाइबर, दूसरा होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। बात करते हैं SMF यानी कि सिंगल मोड फाइबर की। ऑप्टिकल सेंसर्स के लिए सिंगल मोड फाइबर्स का उपयोग किया जाता है। सिंगल मोड का अर्थ है कि इन फाइबर्स में प्रकाश तरंग एक सीधी रेखा में चलती है। चित्र 7.22 ये पथ फाइबर के अनुदैर्ध्य के अक्ष लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अनुदेश होता है। सिंगल मोड फाइबर को इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि प्रकाश तरंगों को इसमें संचरण के लिए केवल एक ही पथ मिलता है। इसके लिए फाइबर कोर के व्यास को बहुत कम यानी कि 5 से 10 माइक्रोमीटर तक रखा जाता है, म्यूमीटर तक रखा जाता है, जो कि संचरित होने वाली प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर होती है। ये आपका रहा SMF सिंगल मोड फाइबर क्लैडिंग कोर एंड इसके अनुदेश ही चलता है प्रकाश। मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग के लिए मल्टी मोड फाइबर्स का उपयोग किया जाता है। चूँकि प्रकाश तरंगों का फाइबर के कोर में पथ उस आपतन कोण पर निर्भर करता है जिस पर कोर क्लैडिंग बाउंड्री से टकराता है, अतः विभिन्न आपतन कोण के आधार पर कोर में प्रवेश के अनेक पथ हो सकते हैं। वह पथ है जिस पर प्रकाश प्रकाशीय रेशे के अंदर चलता है। प्रकाशीय रेशे के लिए मोड्स यानी कि NM की संख्या 1 से लेकर 1,00,000 तक या अधिक हो सकती है। चित्र 7.23 तो मल्टी मोड फाइबर हो जाएगा। अपवर्तनांक के आधार पर यह फाइबर रेशा दो प्रकार का होता है: स्टेप इंडेक्स फाइबर यानी कि स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसमें क्या होता है? जब फाइबर में कोर पदार्थ के अपवर्तनांक तथा क्लैडिंग पदार्थ के अपवर्तनांक के मध्य में अचानक परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के फाइबर को स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। चित्र 7.24a चित्र 7.24b में एक स्टेप इंडेक्स फाइबर में प्रकाश तरंग A तथा B का विसरण दिखाया गया है। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर है ये। स्टेप इंडेक्स फाइबर में प्रकाश का संचरण दिखाया जा रहा है। ये प्रकाश संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही होता है। यदि कोर का अपवर्तनांक N1 तथा क्लैडिंग का अपवर्तनांक N2 है तब पूर्ण परावर्तन के लिए आवश्यक है कि N1
ग्रेटर देन n2 तथा फाई सी इक्वल टू कॉस इनवर्स n2 अपॉन n1। उपरोक्त समीकरण में फाई सी आपतित किरण एवं कोर बाउंड्री के मध्य क्रांतिक कोण है। प्रकाश तरंग A तरंग B की तुलना में अधिक लंबा पथ तय करता है, जिससे कुछ विरूपित हो जाता है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जब ऑप्टिकल फाइबर में कोर का अपवर्तनांक केंद्रीय अक्ष के से किनारे तक धीरे धीरे घटता जाता है तो इस प्रकार के फाइबर को ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कहते हैं। चित्र 7.25a कोर से किनारे तक अपवर्तनांक में ये अंतर लगभग 1% होता है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के प्रयोग से सिग्नल में विरूपण कम हो जाता है। इस फाइबर को अनेक परतों की एक श्रेणी के समान समझा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक परत की बाउंड्री पर अपवर्तनांक में कोर से क्लैडिंग की तरफ घटते क्रम का परिवर्तन होता है। जब प्रकाश जिन बाउंड्री स्रोत से गुजरता है तब उसका प्रत्येक बाउंड्री पर अपवर्तनांक होता है तथा अंत में प्रकाशपुंज का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इससे प्रकाश गमन के लिए एक पैराबोलिक पथ प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र 7.25b में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से पथ प्राप्त होता है। ये फाइबर के बाहर भाग में चलने वाली तरंगों के पथ में अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक का पदार्थ होने के कारण ये तरंगें कोर के मध्य की तुलना में बाहरी भाग में तीव्र गति से चलती हैं। इससे आंशिक रूप से उस लंबे पथ में चलने के समय में देरी का समायोजन हो जाता है, जिस पर बाहरी तरंगों का चलना पड़ता है। इसके साथ ही संचरित तरंगों में विरूपण भी नगण्य हो जाता है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल सेंसर्स। ऑप्टिकल सेंसर वह युक्ति है जो प्रकाश तरंगों को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देता है। ऑप्टिकल सेंसर में सिंगल बॉन्ड फाइबर का उपयोग किया जाता है। इसमें हानियाँ बहुत कम होती हैं, इसके कोर का व्यास बहुत कम होता है तथा इसके लिए एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस भी बहुत छोटा होता है। फाइबर ऑप्टिक सेंसर दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध फाइबर सेंसर यानी प्योर फाइबर सेंसर। इनकी कार्यप्रणाली प्रकाश संचरण के समय उन परिवर्तनों पर निर्भर करती है जो वातावरण द्वारा उस समय उत्पन्न होते हैं। दूसरा है रिमोट ऑप्टिक सेंसर। इन सेंसर में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग प्रकाश को किसी अन्य युक्ति तक ले जाने के लिए किया जाता है जो प्रकाश के उद्दीपित होने पर कार्य करती है। अधिकांश शुद्ध ऑप्टिक सेंसर्स में किसी बाहरी प्रभाव के कारण संचरित प्रकाश में इन दो में से कोई एक परिवर्तन हो सकता है। प्रकाश का कोर से क्लैडिंग में संचरण होने पर इसका क्षरण हो सकता है। प्रकाश किरण किसी ऑप्टिकल पथ में तय की गई दूरी के स्थान पर कोई भिन्न दूरी तय कर सकती है, जिससे दो तरंगों के मध्य कालांतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे अध्यारोपण द्वारा परिणामी दीप्त तथा अदीप्त पैटर्न देखकर जाना जा सकता है। फाइबर ऑप्टिक सेंसरों के लाभ। एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स। तो इनके लाभ क्या हैं? इन्हें फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन प्रणालियों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः ये विस्फोटक वातावरण में एवं उच्च वोल्टेज उपकरणों के लिए बहुत उपयोगी है। इन पर बाहरी विद्युत चुम्बकीय परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः फाइबर ऑप्टिक सेंसर का आउटपुट किसी भी प्रकार के शोर से मुक्त रहता है। अनेक भौतिक राशियों, दाब, ताप, विस्थापन आदि के मापन में ये उपयोगी हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग। यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इम्पोर्टेंट है। इसका प्रयोग गुरुत्वा नियंत्रण, चिकित्सीय नियंत्रण, मीट्रियोलॉजी तथा रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत धारा, वोल्टेज, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र आदि के मापन तथा प्रकाश से संबंधित मापनों में किया जाता है। चिकित्सीय क्षेत्र में इसका उपयोग सामान्यतः पेट की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में किया जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर को पेट में डालकर अंदर के हिस्सों को देख सकते हैं। पथरी के इलाज के लिए भी लेज़र बीम को इनकी सहायता से शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं। सेंसर में इसकी सहायता से ऑप्टिकल सेंसर बनाया जाता है। नेटवर्किंग में इसका प्रयोग कई कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने तथा सूचना का ट्रांसमिशन करने में किया जाता है। छठा है टेलीकम्युनिकेशन में टेलीफोन आदि के तारों के स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर्स का उपयोग किया जाने लगा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।